जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 68वीं बीपीएससी के लिए आप सभी के लिए टॉनिक क्लास लेकर के आ गए हैं। दोस्तों इस टॉनिक क्लास में सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लास चलाए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस के बिल्कुल अनुकूल है। दोस्तों ये सारे प्रश्न वही प्रश्न है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस बहुत हद तक बढ़ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों इस सीरीज का अगला वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि हमारे चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टॉनिक क्लास का तीसरा वीडियो पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले पहला और दूसरा अपलोड कर दिया जा चुका है, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा हो जाएगा? तो यह दोस्तों सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 22 दिसंबर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होता है, जिसे दोस्तों मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति कहते हैं। दोस्तों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होता है, जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और रात सबसे लंबी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात क्या होता है तो बराबर होता है। दिन रात कब बराबर होता है? यह 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होता है। तो सारे के सारे चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है? तो दोस्तों यह बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? तो यह अफगानिस्तान के साथ मिलती है। और सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ मिलती है? तो बांग्लादेश के साथ मिलती है। दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा जो है यह 7 देशों के साथ मिलती है, 7 पड़ोसी देशों के साथ मिलती है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध था? लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंध था? तो दोस्तों यह बाबरी मस्जिद का गिराए जाने से क्या था? तो यह संबंध था लिब्राहन आयोग। दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, इसी से लिब्राहन आयोग क्या था तो संबंधित था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वह किस राजवंश से संबंधित थे? किस राजवंश से थे? तो दोस्तों यह पूर्वी गंग राजवंश से क्या थे तो यह संबंधित थे। दोस्तों खजुराहो का कंदरिया महादेव जो है यह मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है यह गंग देव द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों कांचीपुरम का जो मंदिर है पल्लव राजा के द्वारा बनवाया गया था। तो आप लोग सभी प्रश्न को ध्यान से याद रखेंगे। दोस्तों डिटेल के साथ कवर करते जा रहे हैं, कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों यह गॉडविन आस्टीन जो है, जिसे केटू कहते हैं, यह जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और दोस्तों विश्व में सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो यह हिमालय को कहा जाता है। और दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह एंडीज पर्वत है। और दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? तो यह माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सारे के सारे प्रश्न। निम्नलिखित में से निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा क्या है? तो यह सुमेलित है। तो दोस्तों कंबोडिया का मुद्रा कौन सा है? तो यह रियल है। ऑप्शन सी क्या है तो सुमेलित है। दोस्तों म्यांमार की मुद्रा कौन सा है? तो यह कयात हो जाएगा, म्यांमार की कयात। थाईलैंड की दोस्तों बहुत है। और कंबोडिया का रियल है। और वियतनाम का जो है यह डोंग है। क्या है तो डोंग है। तो आप लोग सभी मुद्रा को ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है यानी अलग करता है? तो वह कौन सा जलमार्ग है? तो यह पाक जलडमरू है। कौन सा है? तो यह पाक जलडमरू है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल यह मालदीव और मोनिकाई के मध्य है। और 9 डिग्री चैनल जो है दोस्तों लक्षद्वीप और मोनिकाई के मध्य है। और 10 डिग्री चैनल जो ऑप्शन सी में है यह दोस्तों छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। किसके मध्य है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार
के मध्य है। तो आप लोग सारी चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग के से स्थापित किया गया? किसके ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया? तो वह कौन सा है दोस्तों? यह दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है यह ब्रिटिश सहयोग के स्थापित से लगाया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट जो है यह झारखंड में है और भिलाई स्टील प्लांट जो है यह छत्तीसगढ़ में है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों राउरकेला जो है, राउरकेला उड़ीसा में है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों दुर्गापुर जो है यह ब्रिटिश सहयोग के द्वारा लगाया गया और राउरकेला जो है यह पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से लगाया गया और भिलाई जो दोस्तों है यह पूर्व सोवियत संघ जिसे रूस कहते हैं उसके सहयोग से लगाया गया। और दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट भी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? कौन जो है भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है ऑप्शन बी जो है यह भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में क्या करता है? तो बांटता है। दोस्तों भारत के 8 राज्यों के साथ कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन सा है? तो वह गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम से जो है भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों भारतीय मानक समय जो है, भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों अगर आपको एक बार में वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप लोग दोबारा वीडियो को देखेंगे, सारे के सारे ये चीज याद होना चाहिए। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? सबसे पुराना तो डिगबोई तेल शोधक संयंत्र की स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया, जो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा, यह 1901 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कुल की नीति लागू की थी? तो दोस्तों अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति लागू किया गया था और दोस्तों इसे ही तौहीद-ए-इलाही धर्म भी कहा जाता है। और दोस्तों अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही धर्म का भी धर्म चलाया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया? तो दोस्तों नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतु बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी जो है चलाया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, मलिक कफूर किसका जनरल था? तो दोस्तों मलिक कफूर जो है यह अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। किसका था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों मलिक कफूर अलाउद्दीन का सबसे सफल सेनापति था। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों गोपुरम जो है उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य का विशेषता नहीं है। गर्भगृह, शिखर तथा प्रदक्षिणा जो है उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य का विशेषता है दोस्तों। और भारतीय मंदिरों के स्थापत्य की नागर द्रविड़ और वेसर शैलियाँ हैं। भारतीय मंदिरों के स्थापत्य की नागर द्रविड़ और वेसर शैलियाँ हैं। नागर शैली जो है, नागर शैली का प्रचलन हिमाचल और विंध्य पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र में किया जाता है। और दोस्तों द्रविड़ शैली का जो है यह दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य की शैली है। और वेसर शैली जो है दोस्तों यह वेसर शैली मध्य भारत के हिंदू मंदिरों के स्थापत्य की शैली है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल की दोस्तों राजधानी कौन सी थी? तो यह होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। क्या थी? तो ऑप्शन बी जो है द्वार समुद्र थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों होयसल वंश की स्थापना जो है विष्णुवर्धन ने किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक कफूर ने हरा दिया था। दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो यह दुर्गदंती था। दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश का जो है राजधानी कहां पर थी? तो यह मान्यखेत थी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को कांग्रेस के नरम दलीय नेता
थे, जबकि लाला लाजपत राय, अरविंद घोष एवं बिपिन चंद्रपाल गरम दल के नेता थे। दोस्तों लाल बाल पाल इन तीनों को ही कहा जाता है। लाल बाल पाल क्रमशः क्या हो जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र को लाल बाल पाल कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित के भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था। तो दोस्तों कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है यह जो है सबसे पहले किया गया था। गया अधिवेशन कब हुआ था, तो यह 1922 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन जो है यह 1939 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों कांग्रेस का इसमें से सबसे पहले गया अधिवेशन किया गया था। दोस्तों इससे पहले 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है बिहार में बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसका अध्यक्ष दोस्तों RN माघोलकर थे। कौन थे, तो RN माघोलकर थे। तो आप लोग सभी चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी की रानी रेजिमेंट किसके कमांड थी। तो दोस्तों आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। किसके कमांड में, तो यह लक्ष्मी सहगल के कमांड में थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबाड़ा यानी डाक यार्ड था। तो कहाँ था, तो दोस्तों यह लोथल में था। लोथल कहाँ पर है, तो यह गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है, तो यह गुजरात में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने किस विचारधारा की स्थापना की, यह शुद्धता द्वैत की विचारधारा की स्थापना की। इससे और दोस्तों एक दो प्रश्न बनता है, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और वल्लभाचार्य ने शुद्धता द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और रामानुजाचार्य ने विशेषता द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो आप लोग सभी चीज ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, कारकोट वंश की स्थापना किसने की। कारकोट वंश की स्थापना किसने की, तो कारकोट राजवंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कारकोट राजवंश कश्मीर का एक राजवंश था जिसे गोनंद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक खिरिज खां था। कौन था, तो यह खिरिज खां था। दोस्तों सैयद वंश का अंतिम मुगल सुल्तान कौन था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो यह सुल्तान अलाउद्दीन शाह आलम था। कौन था, तो अलाउद्दीन शाह आलम था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों सैयद वंश का जो शासन करीब कितने साल तक किया, तो यह 37 वर्ष तक सैयद वंश ने शासन किया। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठन किया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक सिफारिश के आधार पर होता है। तो दोस्तों ये वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का गठन का क्या है, तो यह प्रावधान है। दोस्तों इसका गठन का अधिकार जो है यह राष्ट्रपति को है। दोस्तों अब तक जो है 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। और दोस्तों योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। योजना आयोग की जगह पर जो है 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया गया। योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, यह 2015 से कर दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है। संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है, तो यह दोस्तों भाग 2 में जो है नागरिकता का विवरण दिया गया है। दोस्तों नागरिकता का जो है भाग 2 में
अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है। कितना से? 5 से 11 के अंतर्गत आता है। दोस्तों संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। और संविधान के भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और दोस्तों संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। तो सभी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।